नमस्कार। जब भी कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन का नाम लेता है ना, तो दिमाग में लंबे फॉर्म, दफ्तरों के चक्कर और मतलब न जाने कितनी उलझनें घूमने लगती हैं। बिल्कुल एक पूरी इमेज बन जाती है। हाँ, लेकिन हमारे पास आज जो गाइड है वो दावा करती है कि भारत के छोटे और मध्यम व्यवसायों यानी एमएसएमईज के लिए एक बेहद जरूरी पहचान, उद्यम रजिस्ट्रेशन, अब इन सब झंझटों से बहुत दूर हो गई है। और बहुत आसान भी। हाँ, और बहुत आसान। तो आज का हमारा मिशन है ये देखना कि इस दावे में कितना दम है। हम इस प्रक्रिया को समझेंगे, इसके फायदों को परखेंगे और ये भी जानेंगे कि लोग कहाँ चूक जाते हैं। चलिए इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम का एंट्री पास है। एंट्री पास। हाँ, पहले उद्योग आधार हुआ करता था, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो बदलाव आया है वो सिर्फ नाम का नहीं है। पहले की व्यवस्था में जानकारी तो स्वघोषित थी, पर उसे सरकारी डेटाबेस से तुरंत वेरीफाई करने का सिस्टम नहीं था। अच्छा। अब आधार, पैन और जीएसटी के सीधे जुड़ाव का मतलब है कि सरकार के पास एमएसएमईज की एक ज्यादा साफ, भरोसेमंद और रियल टाइम तस्वीर है। ये सिर्फ उद्यमियों की आसानी के लिए नहीं, बल्कि सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में भी मदद करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने से ज्यादा है, ये एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में शामिल होने जैसा है। लेकिन फिर भी बहुत से छोटे व्यापारी, जैसे कोई पड़ोस का दुकानदार या छोटा वर्कशॉप चलाने वाला, वो इसे कराने से हिचकिचाते क्यों हैं? देखिए, जानकारी की कमी एक बहुत बड़ी वजह है। कई लोगों को ये बस एक और सरकारी औपचारिकता लगती है। लेकिन जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं, आपको दो चीजें मिलती हैं। एक यूनिक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन और एक सर्टिफिकेट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कोई एक्सपायरी नहीं है। नहीं, ये आपके बिजनेस के साथ हमेशा के लिए रहता है। इसे बार बार रिन्यू कराने का कोई झंझट ही नहीं। ठीक है, एक बार का काम और हमेशा की पहचान। पर सवाल वही है, इस पहचान का असल फायदा क्या है? सरकारी टेंडर और बड़े लोन तो शायद मतलब बड़ी यूनिट्स के लिए हों, हाँ, हो सकता है। लेकिन एक छोटे कारोबारी को अपने रोजमर्रा के काम में इससे कोई सीधा आर्थिक फायदा होता है? यहीं पर तो बात दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा और सीधा फायदा है बिना गारंटी के लोन तक पहुंच। हमारे स्रोत में क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम का जिक्र है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये काम कैसे करता है? सोचिए, सरकार बैंक से कहती है कि आप इस छोटे बिजनेस को लोन दो। अगर ये किसी वजह से नहीं चुका पाया तो नुकसान की भरपाई हम इस खास फंड से करेंगे। सरकार एक तरह से आपकी गारंटी ले रही है। अच्छा। और इसी भरोसे के कारण बैंक आपसे अपनी दुकान या घर गिरवी रखने को नहीं कहता। ये एक नए कारोबारी के लिए बहुत बड़ी राहत है। यानी अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगाए बिना बिजनेस के लिए पैसा मिल सकता है। ये तो वाकई में बहुत बड़ा फायदा है। और आपने रोजमर्रा के फायदे की बात की थी। हाँ, दूसरा फायदा है ब्याज दरों में कमी। रजिस्टर्ड एमएसएमईज को बैंक अक्सर कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। और तीसरा, जो हर छोटे व्यापारी का दर्द है, पेमेंट में देरी से सुरक्षा। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। माल चला जाता है, बिल जमा हो जाता है, लेकिन पैसा महीनों तक अटका रहता है। बिल्कुल। तो ये रजिस्ट्रेशन इससे कैसे बचाता है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये नियम जमीन पर भी उतना ही कारगर है? मतलब क्या बड़ी कंपनियां आसानी से छोटे व्यापारियों का पैसा नहीं रोक पाती? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, नियम के मुताबिक किसी भी खरीदार को एमएसएमई को 45 दिनों के अंदर पेमेंट करनी होती है। 45 दिन? हाँ, अगर वो नहीं करते तो उन्हें लेट हुई पेमेंट पर रिजर्व बैंक द्वारा तय दर से 3 गुना ज्यादा ब्याज के साथ पैसा चुकाना पड़ता है। अब रही बात जमीनी हकीकत की, तो हाँ, मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको एक कानूनी हथियार देता है। आप एमएसएमई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ये एक मजबूत आधार होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ये भी नहीं कर सकते। तो एक कवच की तरह है जो शायद हर हमले को ना रोक पाए, पर आपको निहत्ता नहीं छोड़ता। ठीक है, समझ गई। यानी फायदे तो वाकई ठोस हैं, लेकिन अब आते उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग आके रुक जाते हैं, ये सोचकर कि सरकारी काम है, महीनों लगेंगे, पता नहीं क्या क्या दस्तावेज मांगेंगे। हाँ, ये डर तो होता है। चलिए देखते हैं कि इस गाइड के मुताबिक ये धारणा कितनी सच है। दस्तावेजों से शुरू करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है। गाइड साफ कहती है कि आपको कोई भी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड नहीं करना है। कोई सर्टिफिकेट, कोई बिल, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ये पूरी तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है। आपको सिर्फ 3 चीजों की जानकारी देनी है: मालिक का आधार नंबर, बिजनेस का पैन नंबर, और अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटीआईएन। बस। कमाल है। तो चलिए
एक उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए जयपुर में रीना नाम की एक महिला है जो अपना छोटा सा टेक्सटाइल का काम शुरू करना चाहती हैं। ठीक है। तो रीना को सबसे पहले क्या करना होगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले रीना को आधिकारिक सरकारी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना होगा। वहां उन्हें नए उद्यमी के लिए वाले विकल्प को चुनना होगा। स्टेप 1 और 2 में उन्हें अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर लिखा हुआ पूरा नाम डालना होगा। ठीक है, ये तो आसान है। इसके बाद स्टेप 3 में रीना के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालकर उन्हें अपना आधार वेरीफाई करना होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर रीना का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो पहले वो करवाना होगा। हाँ, पहले वो अपडेट कराना होगा। ठीक है, आधार वेरीफाई हो गया। अब पैन की बारी आती होगी। सही। स्टेप 4 में रीना को अपने बिजनेस का प्रकार चुनना होगा, जैसे कि ये एक प्रोप्राइटरशिप है यानी वो अकेली मालिक हैं। फिर उन्हें अपना पैन नंबर डालना होगा। पैन वेरीफाई होने के बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगी। यहाँ तक तो सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन का खेल है। अब बिजनेस की जानकारी की बात करते हैं। रीना को अपने टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में क्या-क्या बताना होगा? स्टेप 5 सबसे अहम है। यहाँ रीना को बिजनेस का नाम, पता, बैंक की जानकारी, उन्होंने कितना पैसा लगाया है यानी निवेश, और उनका अंदाजन सालाना टर्नओवर कितना होगा, ये सब भरना है। लेकिन यहाँ एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, वो है एनआईसी कोड। एनआईसी कोड, ये क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? एनआईसी कोड यानी नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। ये आपके काम की पहचान है। ये वैसा ही है जैसे आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं लेकिन आपने कोड फर्नीचर की दुकान का डाल दिया। अच्छा। आपको लोन तो शायद मिल जाए लेकिन आप एफएसएसएआई से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। रीना को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से जुड़ा सही कोड चुनना होगा, क्योंकि इसी कोड से तय होगा कि उनका बिजनेस सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी में आता है और वो किन किन सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं। गलत कोड मतलब मौका हाथ से गया। तो इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीना ने सारी जानकारी सही भर दी। अब आखिरी कदम क्या है? स्टेप 6 और 7 आखिरी पड़ाव हैं। सारी जानकारी भरने के बाद रीना फाइनल सबमिट बटन दबाएंगी। पोर्टल बैकग्राउंड में उनकी पैन, आधार और जीएसटी की जानकारी को सरकारी डेटाबेस से अपने आप वेरीफाई कर लेगा और जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है स्क्रीन पर उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। तुरंत? कोई इंतजार नहीं। कोई इंतजार नहीं, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं, वो उसे तुरंत डाउनलोड कर सकती हैं। और उस सर्टिफिकेट पे एक क्यूआर कोड भी होता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, उस पर रीना का यूनिक यूआरएन होगा, उनके बिजनेस का वर्गीकरण होगा और एक क्यूआर कोड होगा। कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उनके रजिस्ट्रेशन की प्रामाणिकता को तुरंत जांच सकता है। ये उनके एमएसएमई होने का डिजिटल सबूत है। ये प्रक्रिया तो वाकई काफी सुव्यवस्थित लगती है, लेकिन फिर भी जहां फॉर्म होते हैं वहां गलतियां भी होती हैं। वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनके कारण लोगों का आवेदन अटक जाता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत में कुछ आम गलतियों को साफ तौर पर गिनाया गया है। पहला, आधार में दिए गए नाम की स्पेलिंग में गलती। नाम अक्षर वैसा ही होना चाहिए जैसा आधार पर है। दूसरा, गलत एनआईसी कोड चुनना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तीसरा, पैन की जानकारी का मेल न खाना। चौथा, टर्नओवर या निवेश के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी करना। और पांचवां, जो बहुत आम है, वो है गैर आधिकारिक वेबसाइटों के झांसे में आना। अच्छा, मतलब फ्रॉड वेबसाइट्स। बिल्कुल। कई प्राइवेट वेबसाइट्स बिल्कुल सरकारी पोर्टल जैसी दिखती हैं और पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करती हैं, जबकि ये पूरी तरह मुफ्त है। ये दिलचस्प है कि मुफ्त और इतनी सरल बताई जा रही प्रक्रिया के लिए भी विशेषज्ञ सहायता का एक बाजार मौजूद है। ये किस बात की ओर इशारा करता है? ये आज की सुविधा शुल्क वाली अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करता है। स्रोत बताता है कि कई लोग हैं जिन्हें या तो टेक्नोलॉजी से डर लगता है, या उनके पास समय की कमी है, या फिर वो बस ये चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो। सही बात है। ऐसे लोग थोड़ी सी फीस देकर ये काम किसी और से करवाना पसंद करते हैं। ये सेवाएं देने वाले 100% सटीक फाइलिंग का भरोसा देते हैं। ये भारत में डिजिटल साक्षरता के अंतर को भी दिखाता है। प्रक्रिया ऑनलाइन तो है, पर हर कोई उसे लेकर उतना सहज नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए अंत में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देख लेते हैं जो शायद अभी भी कई लोगों के मन में होंगे। पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन मुफ्त है? हाँ, अगर आप खुद सरकारी पोर्टल पर करते हैं तो ये बिल्कुल मुफ्त है। किसी की मदद लेने पर उनकी फीस लग सकती है।
क्या बाद में जानकारी बदली जा सकती है? मान लीजिए रीना का पता बदल गया या उन्होंने टेक्सटाइल के साथ हैंडीक्राफ्ट का काम भी शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी को कभी भी अपडेट किया जा सकता है। ये बहुत आसान है। सर्टिफिकेट मिलने में आखिरकार कितना समय लगता है? अगर आपकी सारी जानकारी मतलब आधार, पैन सब सही है तो सर्टिफिकेट आवेदन जमा करते ही तुरंत जनरेट हो जाता है। और आखिरी सवाल, जो शायद सबसे पहले पूछना चाहिए था, क्या ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? देखिए, भारत में कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको एमएसएमई के लिए मिलने वाले किसी भी लाभ, चाहे वो लोन हो, सब्सिडी हो या सरकारी टेंडर का फायदा उठाना है, तो हाँ, ये बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? साफ है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि छोटे और नए उद्यमियों के लिए विकास का एक जरूरी जरिया है। प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है जितनी लगती है और इसके फायदे बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर सरकार ने एक व्यवसाय को आधिकारिक पहचान देने की प्रक्रिया को इतना सरल, डिजिटल और तत्काल बना दिया है, तो ये भारत में छोटे व्यवसायों के लिए भविष्य के नियमों और सरकारी समर्थन के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये उस दिशा में कदम है जहां एक उद्यमी का यूआरएन ही उसकी पहचान, उसके टैक्स, उसके लोन और सभी सरकारी योजनाओं का सिंगल विंडो एक्सेस पॉइंट बन जाएगा? शायद हम एक ऐसे दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहां बिजनेस करना कागजों पर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से जुड़े हुए डिजिटल इकोसिस्टम पर आधारित होगा।